नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश लेच आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे कि आरपी सेकंड ग्रेड पेपर को किस प्रकार से टैकल करना चाहिए, क्या शॉर्ट ट्रिक्स अपना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल आर 2,3 एंड 4,7 रिस्पेक्टिवली, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड इज। तो ये हमारे पास क्या है, कोई मान लो सर्कल है, उसका ये हमारे पास सर्कम सेंटर है, और सर्कम सेंटर के साथ में हम इसका अगर बात करें तो हमारे पास इसका ये मान लो कि कहीं पे भी कोई पॉइंट है, ये हम कह सकते हैं कि और क्या रखा है, ऑर्थो सेंटर। ये मान लो कि इसमें इससे इस पे परपेंडिकुलर डाला और इस लाइन से इस पर परपेंडिकुलर डाला, ये हमारे पास ऑर्थो सेंटर है। और जब इनको आप देखोगे तो यहाँ ONGC फॉर्म से आप इजीली याद रख सकते हो कि यहाँ जी क्या है, यहाँ पे ये सेंट्रोइड है। तो हम अगर बात करें तो ये अगर O है, ये N है, ये G है और ये C है, तो ये सब इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे। O का मतलब ऑर्थो सेंटर में दे रखा है 4,7। उसके बाद N का मतलब कुछ भी नहीं, नील, नथिंग, कुछ नहीं आएगा। G का मतलब हमें ज्ञात करना है, और C का मतलब सर्कम सेंटर यानी 2,3, ये क्वेश्चन में दे रखा है। तो आप इसका जब रेशियो देखोगे तो रेशियो होगा 1, इधर भी 1 और 1, तो इधर आप टोटल मिला के देखो तो इधर 2 पार्ट है, इधर 1 पार्ट है, तो 1:2 हो जाएगा। तो सेंट्रोइड है वो C और N को 1:2 में डिवाइड करता है। तो इससे कैसे लिखेंगे, आप जब इसको लिखना चाहो तो 1 को इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 को इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो G के जो कोऑर्डिनेट है वो कैसे लिखोगे, आप इसको x कोऑर्डिनेट को करोगे तो 4 × 1 प्लस, अब यहाँ पे ये 2 × 2 भी 4 हो जाएगा, अपॉन में सम ऑफ रेशियो, तो अनुपातों का योग आ जाएगा, कॉमा। इसी प्रकार जब आप इसको स्टार्ट करोगे तो 1 × 7 प्लस 1 × 7 कर दिया, 2 × 3 अपॉन में सम ऑफ रेशियो करोगे तो 1 + 2, 1 + 2 कितना जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, हमारे पास सेंट्रोइड मिल जाएगा। तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट कितने जाएंगे, 4 और 4 8/3, कॉमा, और यहाँ पे 7 और 6 13/3। तो हमारा जो कोऑर्डिनेट है, ये जो वैल्यू है 8/3 और 13/3 आ जाएगी। तो 8/3 और 13/3। अब देखो, हम जब एग्जाम में हॉल में होते हैं तो इतने व्यस्त रहते हैं कि हम इतना भी नहीं देख पाते कि ऑप्शंस क्या क्या है। जैसे अगर हम एग्जाम में बैठे तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि ये वैल्यू 8/3 आ गई, 8/3 आ गई, और किसी और ऑप्शन में 8/3 नहीं है, तो हम इतने से सोल्व करके काम चला सकते हैं। तो ये चीज़ हम अवॉइड करते हैं। दूसरा, इन दोनों का मिड पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट 3,5। तो एग्जामिनर तो क्या है कि जो नया बच्चा है जो मिड पॉइंट करना चाहे तो उसके लिए भी ऑप्शन अवेलेबल कराता है। आपकी इच्छा है कि आप गलत करना चाहो तो आपको ऐसा ऑप्शन भी मिलेगा। आपने अगर रेशियो 1:2 की जगह पर 2:1 कर दिया, इस एग्जाम में बहुत बच्चों ने 2:1 करके और इस क्वेश्चन को क्या कर दिया, गलत कर दिया। अब ये तो पता है रेशियो 1:2 या 2:1 है, लेकिन वो है किसकी तरफ से, 1 रेशियो किसकी तरफ से, 2 रेशियो किसकी तरफ से, वो आपको देखना पड़ेगा। तो जिसकी तरफ से 1 रेशियो है और जिसकी तरफ से 2 रेशियो है, वो अगर आपको याद रह गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से याद रखते हो। अब मैं इसको 4 तरीके से याद रखता हूँ, एक दिमाग से निकल जाए, दूसरा दिमाग से निकल जाए, तीसरा दिमाग से निकल जाए, चारों चीजें दिमाग से स्लिप नहीं हो सकती। जिस चीज के दिमाग से निकलने की संभावनाएं ज्यादा हो, यानी आपको ये लगे कि जैसे एक कमरा जिसमें 4 खिड़कियां हैं, तो चारों तरफ से हवा आने की संभावना, तो चारों खिड़कियों से आने की संभावना, तो जाने की संभावना भी चारों खिड़कियों से। वैसे ही हमारे पास दिमाग में हमें क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो पता रहना चाहिए कि ये क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो दिमाग से क्या स्लिप हो सकता है। अब आपने मेहनत की और मेहनत करने के बाद में क्वेश्चन गलत किया, इससे अच्छा तो आप आराम करो, वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको किस प्रकार से याद रखना है वो आप पे डिपेंड है कि आप क्या तरीका अपनाते हो, और आपको जहां डाउट हो वहां एक तरीके की बजाय आपको 2-3 तरीके से चलना चाहिए, उस वो आप पे डिपेंड है। ठीक है, इस टाइप से मैं कहना चाह रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो डिफरेंशिएशन का है। तो डिफरेंशिएशन के जो क्वेश्चन में हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दोनों है, और जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दोनों प्रेजेंट होते हैं तो हमें क्या करना है, इनको आपस में सोल्व करना है। अगर आप इन दोनों को आपस में सोल्व नहीं करोगे तो सॉल्यूशन लेंदी हो जाएगा, और सॉल्यूशन अगर लेंदी हो जाएगा तो दिक्कत होगी। इसलिए इस ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी वैल्यू उसको कुछ प्रतिस्थापन मान लेंगे। मान लो मैंने इसको क्या कहा, y का, अगर मैंने इसको y कहा तो हम कह सकते हैं कि y बराबर सोल्व करने पर क्या हो गया, 1 - x है रूट का, तो ऊपर चला गया, 1 + x है तो नीचे आ गया। और अगर मैंने इसको y का है तो मैं एक बार साइन स्क्वायर और कोट इनवर्स y को सोल्व करना चाह रहा हूँ, और मेरा टारगेट है कि इनवर्स और ये आपस में सोल्व हो जाए। तो मैं साइन को कोट के पदों में लिखना चाह रहा हूँ। साइन को कोट के पदों में लिखने के लिए मैंने पहले लिखा कोसेक स्क्वायर
और कोट इनवर्स वाई। इसको और सोल्व किया तो 1/1 प्लस कोट स्क्वायर और ये कोट इनवर्स वाई। अगर आप इसको और सोल्व करना चाहोगे तो इसको आप ले सकते हो जीवे में 1 प्लस कोट और कोट इनवर्स वाई का होल स्क्वायर। और कोट इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे, कोट और कोट इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास बचेगा 1/1 प्लस वाई का होल स्क्वायर, 1 प्लस वाई स्क्वायर बचेगा। और y की वैल्यू हमारे पास दिख रही है, अगर y की वैल्यू हमारे पास √1 - x अपॉन √1 प्लस x है तो उसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं कि ये चीजें और सोल्व कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, हम पहले y की वैल्यू पुट कर देंगे और फिर इसका डिफरेंस कर देंगे। तो अगर y की वैल्यू पुट करनी है तो y की वैल्यू पुट करने के लिए मैंने क्या किया, हमारे पास जो वैल्यू सोल्व की थी उसमें 1/1 प्लस वाई स्क्वायर है और स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। तो यहाँ पे ये जो वाई स्क्वायर है, ये जो वाई स्क्वायर है वो है 1 - x अपॉन 1 प्लस एक्स। 1 - x अपॉन 1 प्लस एक्स है, उसको मैं पुट कर दूंगा तो 1 - x अपॉन 1 प्लस एक्स। एलसीएम सोल्व कर लेंगे, एलसीएम सोल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स। अब मैं थोड़ा सा डिटेल से समझा रहा हूँ, बाकी इसको और भी फास्ट किया जा सकता है। इसको आप न्यूमरेटर में ले जाओगे, अंश में ले जाओगे तो 1 प्लस एक्स, ये माइनस का एक्स और प्लस का एक्स कैंसिल हो जाएगा तो अपॉन 2। ये जो वैल्यू हमारे पास डिफरेंशिएशन में जो भी आगे वैल्यू आई थी उसका जो मान है वो कितना हो गया, उसका मान हो गया 1 प्लस एक्स बाई 2 हो गया। इसका डिफरेंस करोगे तो 1/2, तो डिफरेंशिएशन से बाहर लिख दिया d/dx और ये 1 प्लस एक्स और 1 का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 होता है। आप चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि 1/2 का 0, x/2 का 1/2, तो ये तो हो गया 1/2, 0 + 1 सोल्व करने पर इसका आंसर हो गया 1/2। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो 1/2 हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सामान्य संकेतों में स्टोक्स प्रमेय का प्रयोग करके आपको ये बताना है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, देखो ये है ग्रेड ऑफ जी, ठीक है, ग्रेड ऑफ जी, ग्रेड ऑफ जी है, जिसके भी ग्रेड लग गया है इसका मतलब वो स्केलर क्वांटिटी है, तो जी स्केलर क्वांटिटी है। जी स्केलर क्वांटिटी, यहाँ पे भी ग्रेड एफ लग रखा तो एफ भी स्केलर क्वांटिटी, तो यहाँ भी स्केलर क्वांटिटी, लेकिन ग्रेड लेते भी क्या जगह वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर से मल्टीप्लाई करना है तो इसका मतलब ऑल ओवर वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन ना, उस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमारे पास जो होता है एफ डॉट डी आर होता है, लेकिन एफ डॉट डी आर की जगह हमें क्या दे रखा है, एफ ग्रेड जी दे रखा है। मतलब दो का प्रोडक्ट दे रखा है, और जब भी दो का सिंपल प्रोडक्ट देते हैं तो एक स्केलर होगा एक वेक्टर होगा, क्योंकि दोनों वेक्टर होते हैं तो या तो डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट होना चाहिए। और इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू स्टोक्स थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं सरफेस इंटीग्रल में कर्ल ऑफ, कर्ल को आप कैसे लिख सकते हो, मैं एक बार सिंपल ऐसे लिख देता हूँ, कर्ल लिख दो, कर्ल ऐसे लिख दो, चाहे कर्ल ऑफ कौन सा वेक्टर एफ ग्रेडियंट ऑफ जी, और यहाँ पे आप लिख सकते हो एन कैप डी एस। अब इसको बस सोल्व करना बाकी है, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ग्रेड का साइन लिख के कि ग्रेडियंट ऑफ और यहाँ पे एफ ऑफ ग्रेडियंट ऑफ जी, इस टाइप से अपना डॉट एन कैप और यहाँ पे इस टाइप से, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, इसको इस टाइप से लिख दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ स्केलर और एक कंडीशन है, एक फॉर्मूला है, एक आइडेंटिटी है जिसको अप्लाई करना है, और अप्लाई करते ही इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं आंसर जाएगा। तो मैं आइडेंटिटी लिख देता हूँ। अगर आपको क्या करना है, कर्ल ऑफ, अगर आपको क्या करना है कर्ल ऑफ, और क्या लिखना है, अगर कोई फाई है और यहाँ पे कोई वेक्टर फंक्शन मान लो फाइव ऑफ एफ वेक्टर है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है कि फाइव बाहर आ जाता है और कर्ल ऑफ एफ, तो स्केलर क्वांटिटी उसको बाहर कॉमन ले सकते हैं, और प्लस में क्या लिखेंगे, ग्रेड फाई स्केलर का ग्रेडियंट ले लेंगे क्रॉस एफ वेक्टर। ये आइडेंटिटी मैं यूज में लेना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे कर्ल के स्थान पे आप ऐसे डेल क्रॉस भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला काम क्या होगा, एफ बाहर आ जाएगा, स्केलर बाहर आ जाएगा, स्केलर बाहर आने के बाद डेल क्रॉस जी आता है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एफ बाहर आ गया और कर्ल ऑफ, इस टाइप से लिख देता हूँ, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ, ठीक है। ये इस टाइप से इसलिए लिखा है कि कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ जी है ना, उसकी वैल्यू हमें पता है कि 0 होती है, ठीक है। फिर प्लस दूसरी टर्म में क्या होगा, दूसरी टर्म में आपकी एफ के ग्रेडियंट लिख जाए तो ग्रेडियंट ऑफ एफ, और यहाँ पे क्रॉस, और ये दूसरी जो वैल्यू है उस वैल्यू में क्या करना है, ये जो स्केलर है इसके तो ग्रेडियंट लग जाएगा, और जो वेक्टर है जो
वो एज इट इज रह जाएगा, तो वेक्टर है वो एज इट इज रह जाएगा। तो वेक्टर यहाँ पे क्या है, डेल क्रॉस और डॉट एन के इस टाइप से, ये वैल्यू जीरो होती है और ये वैल्यू जीरो, तो इसको जीरो करने पर आपका जो इस सरफेस इंटीग्रल वो क्या बचेगा, डेल क्रॉस एफ डेल क्रॉस जी और डॉट एन कैप डी, इस टाइप से आप इसको। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन है उसको चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन है तो डेल क्रॉस एफ क्रॉस डेल क्रॉस जी डॉट एन कैप डी एस, डेल क्रॉस एफ डेल क्रॉस जी डॉट एन कैप डी एस, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विद यूजुअल नोटेशन इफ द लाइन 2 upon r equals to a cos theta plus b sin theta touches the circle r equals to 2 cos theta, then क्या रिजल्ट आपका रहेगा। अब ये क्या है, ये पोलर इक्वेशन में लाइन की इक्वेशन है, ये पोलर में क्या है, सर्कल की इक्वेशन है, और आपको इनके टच की कंडीशन बतानी है। एक तरीका तो क्या है कि आप यहाँ से cos थीटा की वैल्यू निकालो और cos थीटा की वैल्यू यहाँ पे रख दो और इस sin थीटा को भी cos थीटा में बदल के उसकी वैल्यू रख दो और फिर r में एक इक्वेशन बनाओ जो r में या r स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बनेगी और टच करने की कंडीशन क्या होती है, बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac इक्वल टू 0 लगा देंगे। लेकिन यहाँ पे b पहले से प्रेजेंट है, बी स्क्वायर वगैरह 4ac, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन होने की पॉसिबिलिटी है। तो मैं यहाँ पे इस मेथड पे न जाके इसको किस में चेंज कर रहा हूँ, मैं इसको चेंज कर रहा हूँ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करेंगे तो 2 इक्वल टू कितना होगा, a इंटू आर कोस थीटा और प्लस b इंटू आर साइन। मैंने प्रत्येक पद को r से मल्टीप्लाई कर दिया, प्रत्येक पद को जब मैं r से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो उसके बाद में क्या होगा, ये जो r cos थीटा है उसको तो x लिख देंगे, इस r sin थीटा को y लिख देंगे। तो हमारे पास जो लाइन की इक्वेशन हो जाएगी वो होगी 2 इक्वल टू ax प्लस by। ऐसे हमारी लाइन के पास इक्वेशन हो जाएगी, इसको हम लिख सकते हैं ax प्लस by माइनस 2 इक्वल टू 0। और ये जो हमारी लाइन की जो इक्वेशन है ax प्लस by माइनस 2 इक्वल टू 0, इसको हम ऐसे। अब ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन है। सर्कल अगर हमारे पास क्या है, r इक्वल टू 2a अगर कोस थीटा होता, उसका सेंटर तो होता है a,0 और इसकी रेडियस होती है वो a होती है, इसकी जो रेडियस है वो a होती है। लेकिन a की वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखी है, 1 दे रखी है। इसका मतलब अगर आपके पास सर्कल r इक्वल टू अगर 2 कोस थीटा है तो इसका जो सेंटर है, इसका जो केंद्र है, सेंटर है, वो सेंटर है वो तो कितना होगा आपका 1,0 होगा और जो रेडियस है वो 1 होगी, तो रेडियस है वो कितनी होगी 1 होगी। ठीक है, तो हमारे पास एक तो लाइन आ गई, हमारे पास एक लाइन है, लाइन क्या है, लाइन है ax प्लस by माइनस 2 इक्वल टू, और क्या दे रखा है, एक सर्कल की इक्वेशन दे रखी है जिसका सेंटर क्या दे रखा है, सेंटर 1,0 दे रखा है और रेडियस कितनी दे रखी है, तो रेडियस है वो भी 1 है। अब जिसको ये नहीं पता चल रहा तो उसको क्या करना पड़ेगा, r इक्वल टू 2 कोस थीटा को, r इक्वल टू जो 2 कोस थीटा है इसको r से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। r से मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या करना पड़ेगा, आर स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पुट करना पड़ेगा और r कोस थीटा की जगह एक्स पुट करना पड़ेगा। फिर इसको सेंटर रेडियस फॉर्म में बदल के या किसी भी फॉर्म में बदल के इसका सेंटर और रेडियस याद करना। ठीक है, तो अगर आप इस चीज को कन्वर्ट करने में, अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो कन्वर्ट भी कर सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, और इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ पे एक 1 एक्स्ट्रा आएगा, उसको मैं 1 यहाँ ऐड कर रहा हूँ 1 का स्क्वायर। तो मैं थोड़ा इसको फास्ट बता रहा हूँ, आपका होमवर्क है, आप इसको ट्राई कर लेना ढंग से। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि सेंटर 1,0 आएगा, रेडियस 1 आएगी, किसी भी तरीके से सोल्व करो। और अगर ये टच कर रहे हैं तो इसके केंद्र से डाले गए लंब की लंबाई रेडियस के बराबर होगी। अब इसके केंद्र से इस पे सेंटर पे अब जब लंब डालोगे तो ये होगा एक्स जगह क्या पुट करोगे 1, तो a यहाँ पे 0 पुट करो तो 0, a प्लस 0 माइनस 2 अपॉन में रूट के अंदर x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर और बराबर में रेडियस 1। और ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, मॉडुलस ले सकते हो आप, प्लस माइनस लगा सकते हो। अब आप स्क्वायर करोगे, जैसे ही स्क्वायर करोगे तो मॉडुलस हट जाएगा, यहाँ से स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा और यहाँ राइट हैंड साइड में 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ आप लिखोगे a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, आंसर कितना हो गया, आंसर है वो b स्क्वायर प्लस 4a माइनस 4 जी, इस टाइप से हमने इसको लिख दिया। ठीक है, हमारा जो आंसर है बी स्क्वायर प्लस 4a माइनस 4 इक्वल टू 0, बी स्क्वायर प्लस 4a माइनस 4। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है माना समुच्चय 3, 6, 9 और 12 में एक रिलेशन दे रखा है, 3, 6, 9, 12 एक रिलेशन दे रखा है। रिलेशन में क्या दे रखा है, 3,3 है, 6,6 है, 9,9 है, 12,12। तो अगर ये सभी हैं तो इसका मतलब ये समतुल्य तो है, रिफ्लेक्सिव तो है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव तो है, रिफ्लेक्सिव इसमें भी है, रिफ्लेक्सिव इसमें भी है, रिफ्लेक्सिव इसमें भी है, सब में रिफ्लेक्सिव दे रखा है, ठीक है। सिमेट्रिक चेक करते हैं भाई, रिलेशन ऑन सेट इस पे दे रखा है, देन द रिलेशन आर इज, सिमेट्रिक चेंज करते हैं तो सिमेट्रिक ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, 6,12 है तो 12,6, 12,6 नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं है, और अगर सिमेट्रिक नहीं है तो यहाँ इक्विवेलेंस रिलेशन भी है। अब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी और देखनी है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में देख लेंगे किससे स्टार्ट होना है, जो ये 3, 3, 6, 6, 9, 9, 12, 12 है वो तो कभी दिक्कत करते ही नहीं है, तो स्टार्ट किससे करते हो, इससे स्टार्ट करते हो। ये किससे स्टार्ट हो रहा है, 6 से, तो 6 से स्टार्ट किया, 6,12 आ गया, और 12 से एलिमेंट को स्टार्ट हो रहा है, देखो तो 12 से ये कोई स्टार्ट नहीं हो रहा, तो ये तो हमेशा ये भी कोई दिक्कत नहीं करेगा। अब 3,9 ले लो, 3,9 ले लो, 9 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट देखो, 9 से एलिमेंट होने वाला 9, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 9 से एलिमेंट तो ये भी कोई दिक्कत नहीं कर रहा, ये भी ट्रांजिटिव है। फिर 3 से स्टार्ट होने वाला देखो, तो 3 कौन सा 12 है, तो 12 से स्टार्ट होने वाला और देख लो, तो 12 से ये भी नहीं है, 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 तो ये चारों 12 से नहीं है तो ये भी ट्रांजिटिव हो गया। और फिर उसके बाद में लास्ट है वो अपना एलिमेंट है, वो है 3,6, तो 3,6 तो 6 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट देख लो, 6 से स्टार्ट होने वाला ये एक है और कोई भी है क्या, नहीं है, तो 3,6 और 6,12 है, उससे क्या मिलना चाहिए, उससे आपको 3,12 मिलना चाहिए। क्या 3,12 इसके अंदर है, तो 3,12 इसके अंदर है तो इसका मतलब ट्रांजिटिव रिलेशन। तो अगर आपको ये चीज़ कम समझ में आई है तो मोर डिटेल्स से हमने ऑनलाइन कोर्स में समझा रखा है, बेसिक से बता रखा है, लेकिन एक बार बस आपको समझाने के पर्पज से इसका रिजल्ट क्या होगा, किस टाइप से एग्जाम में करना चाहिए, कितने कम टाइम में आप इस को कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या बता दिया कि रिलेशन कैसा है, ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव। ये काफी फेमस क्वेश्चन है, काफी बार आ चुका है कि अगर वाई स्क्वायर बराबर 4x, अगर वाई स्क्वायर बराबर 4x है, इसके ऊपर कोई बिंदु है ए टी1 स्क्वायर कोमा 2a t1, ठीक है। दूसरा बिंदु अगर ए टी स्क्वायर कोमा 2a t2 है, और अगर ये दोनों अगर इस पे खींचा गया लंब परिवलय को दूंगा इस बिंदु में, ठीक है। मान लो कि ये मेरे पास कोई पैराबोला है, इस पॉइंट पर मैंने क्या किया, अभिलंब खींचा जो कि यहाँ 90 डिग्री बनाएगा इसके साथ, और वो अगर पैराबोला को जाके यहाँ इस पॉइंट पे मिलता है, और यहाँ पे अभिलंब नहीं होता, अभिलंब इस पॉइंट पे होता है, तो T1 और T2 में रिलेशन क्या होता है, तो आप कहोगे जो T2 है, T2 बराबर जिस पे नॉर्मल है उस पॉइंट की फॉर्म में लिखेंगे, जहाँ मिल रहा है उसका आंसर आ जाएगा, तो T2 टू माइनस T1 माइनस 2/T1 ऐसा लिख देंगे। T1 का मान T2 के पदों में नहीं लिख सकते, T2 का मान T1 के पदों में लिख सकते हैं, ठीक है। अब T1 की वैल्यू क्या, इस क्वेश्चन में देखोगे तो क्वेश्चन में T1 की वैल्यू दे रखी है 1, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसकी मल्टीप्लाई में भी 1 है, इसकी मल्टीप्लाई में 1 है, तो अगर इसका कंपेरिजन इसके साथ करोगे तो यहाँ 2a T1 है, यहाँ 2a है, तो 2a T1 बराबर अगर 2a लिखोगे तो 2a से तो 2a कैंसिल हो जाएगा, T1 की वैल्यू 1 आ जाएगी, T1 की वैल्यू 1 आ जाएगी तो माइनस का 1 माइनस का 2/1, तो माइनस का 1 माइनस का 2, इसकी वैल्यू हो गई -3, तो T2 की वैल्यू कितनी आ गई -3, तो ये वैल्यू -3। बच्चे इतना ये 1 -1 रखने पर, ये 1 रखने पर -3 आएगा, -1 रखने पर प्लस का 3 आएगा, इस टाइप के 3-4 रिजल्ट तो आपको ढंग से दिमाग में याद रखने हैं, ठीक है। तो अगर आप सही अगर पैराबोला आपको नॉलेज है तो आप 4 पॉइंट फटाफट बता सकते हो कि ये पॉइंट यहाँ जाएगा, ये पॉइंट यहाँ जाएगा, ये पॉइंट यहाँ जाएगा, और भी ज्यादा नॉलेज है तो आप 6 लिख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। The maximum value of the function f of x equals to 1/x raised to power x is, फंक्शन fx बराबर कितना दे रखा है, फंक्शन fx बराबर दे रखा है 1/x की पावर x का, तो मैक्सिमम वैल्यू वो आपको पूछा है। देखो अगर x की पावर x कोई फंक्शन है, इसकी मिनिमम वैल्यू पूछे तो आप कहोगे कि x बराबर इस पर है 1/e पर है, और कितनी है इसमें रख दो, रखने पर आ जाएगी, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इसका उल्टा करता हूँ x अपॉन, इस पॉइंट पर जो मिनिमम वैल्यू मिलनी थी वो मैक्सिमम मिल जाएगी, इसी पॉइंट पर क्या वैल्यू मिल जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिल जाएगी 1/, अगर x 1/e रखोगे तो 1/e की पावर 1/e ऐसा लिखोगे, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि 1/x को एक बार ऐसे लिख दो कि 1/x की होल पावर x, ताकि सोल्व करने में आपको दिक्कत नहीं हो, और 1/e रखोगे तो 1/e रखोगे तो e न्यूमरेटर में चला जाएगा, यहाँ 1/e है तो e की पावर 1/e आ जाएगा, तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1, मिनिमम वैल्यू
मिनिमम वैल्यू है वो आपकी फाइंड नहीं करनी है, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि मिनिमम वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मिनिमम नहीं पूछेगा, मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा। और जब ऑप्शन में चारों वैल्यू एग्जिस्ट करती हैं, चारों वैल्यू विद्यमान होती हैं, तो आपको मिनिमम मैक्सिमम की आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो आंसर आएगा वही आपको ऑप्शन में मिलेगा। तो पूछे किस पॉइंट पर है, तो आप कहोगे इस पॉइंट, किस पॉइंट पर, एक्स और 1/8 पर, इसकी मिनिमम वैल्यू और इसकी मैक्सिमम वैल्यू दोनों क्या है, एक्स और 1/8 पर है। और कितनी है वैल्यू रख दो, इसमें भी 1/e रख दो तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी, इसमें भी 1/e रख दोगे तो मैक्सिमम वैल्यू मिल गई। और अगर आपको ये रिजल्ट या डायग्राम ये चीजें आपको क्लियर नहीं है तो फिर आपको लॉग लेके सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर मेथड क्या कहता है, अगर आप इस टाइप से नहीं सोच पाते हो, या आपको एक्स की पावर एक्स का ग्राफ नहीं आता, या फिर आप इसके बारे में वर्बली नहीं सोच पाते हो, तो आपको एफ ऑफ एक्स क्या लेना पड़ेगा, एफ ऑफ एक्स को 1/x रेज़ टू पावर एक्स लेना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आप क्या करोगे, वाई है, वाई बराबर कितना हो गया, 1/x की पावर एक्स हो गया, ठीक है। लोग ले लो, तो लोग आप यहाँ पे 1/x की पावर एक्स करके भी ले सकते हो और वैसे भी ले सकते हो। तो अगर आप मैं तो ये कहूँगा ये y बराबर है और ये x की पावर -x, ऐसा लिख दिया। अब आप में से कितने बच्चे हैं जो कि इसका डिफरेंशिएशन लिख सकते हैं और डायरेक्ट लिख सकते हैं, x की पावर -x का डिफरेंशिएशन कितने बच्चे हैं जो डायरेक्ट लिख सकते हैं, और उसको 0 के बराबर करोगे तो x की वैल्यू 1/e आएगी, और उससे सोल्व करोगे तो आंसर। अब ये x की पावर x का इंटीग्रेशन करना तो काफी फेमस है, काफी बार आ चुका है, बस x की पावर x ने क्या किया, x की पावर -x किया, उसका आंसर बताना है। तो ये आपका होमवर्क है, मैं आपको लोग लेके बता देता हूँ, ठीक है। तो y बराबर कितना है, 1/x की पावर x। अब यहाँ पे आपने लोग ले लिया, तो लोग भाई x लोग 1/x, इसको सोल्व किया तो लोग y की वैल्यू कितनी हो गई, -x लोग x डिफरेंशिएशन कर दिया, डिफरेंस किया तो 1/y dy और dx अवकलन कर दिया भाई। इसमें फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड को छोड़ दिया, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो dy ओवर dx बराबर माइनस का y 1 + log x, 1 + log x, इस टाइप से हमने लिखा। अब ये जीरो करें तो y तो कभी जीरो होगा नहीं, तो dy ओवर dx को अगर जीरो करोगे तो कौन जीरो होगा, -y + 1 + log x में कौन जीरो हो जाएगा, log x जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये 1 + log x वाला फैक्टर जीरो हो जाएगा। अगर ये फैक्टर जीरो है, अगर ये फैक्टर जीरो रहा तो 1 + log x जीरो आ जाएगा। 1 + log x जीरो आ गया तो log x की वैल्यू -1 हो जाएगी, और log x की वैल्यू -1 है तो जब x हटेगा तो log का बेस हमेशा ही होता है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में, तो इसका बेस बन जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 1/। अब जब आप इस टाइप से सोल्व करोगे ना तो आपको टाइम भी लग सकता है और आपको थोड़ा सा प्रेशर भी क्रिएट हो सकता है। कुछ क्वेश्चंस हैं या कुछ ग्राफ हैं जो आपके दिमाग में सेट होने चाहिए, और उनसे आप ना इजीली उनको आप बता सकते हो, ठीक है। तो इजी मेथड है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता तो धैर्य के साथ करें, टेंशन मत ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अंकों आपको याद है, द नंबर ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन 10 लाख बी फाउंड फ्रॉम द डिजिट 2505425। आपको क्या बताना है कि द नंबर ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन 10 लाख, 10 लाख के लिए आपको ध्यान रखना है कि 7 डिजिट, ठीक है, 7 डिजिट, ठीक है। तो अगर आपने किसी से सुना हो कि भाई मेरी इनकम है ना 6 डिजिट में होनी चाहिए, तो जो और भी ज्यादा अच्छा सोचते हैं वो कहेंगे कि मेरी इनकम ना 7 डिजिट में होनी चाहिए। 7 डिजिट मतलब यानी मेरी इनकम मंथली 10 लाख से एक्स्ट्रा होनी चाहिए। तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, आपको एक एलिट क्लास ग्रुप में आप एक बढ़िया इनकम रखते हो। तो अगर आपको 10 लाख से ज़्यादा अगर आपकी इनकम है तो आपकी इनकम है ना वो 7 अंकों में होगी, या 7 से ज़्यादा अंक भी हो सकते हैं। लेकिन आपके जो अगर जब 7 अंकों में लिखोगे तो ये वाला जो डिजिट है ना वो जीरो नहीं हो सकता, वरना तो वो 6 डिजिट ही माने जाएंगे। तो आपको अगर क्या करना है, 7 नंबर्स अगर ये आपको बताना है कि ग्रेटर देन 10 लैक्स है, क्योंकि देखो आप देखिए तो यूनिट यहाँ पे 10 प्लेस होगा, ठीक है, 100 प्लेस होगा, या 1000 होगा, 10,000 होगा, लैख होगा, 10 लैख। तो आपको कितने डिजिट चाहिए, 7 डिजिट। 7 डिजिट होने के लिए इधर वाला डिजिट वो जीरो नहीं हो सकता, और यहाँ पे जीरो प्रेजेंट है, इसलिए आप यहाँ पे जीरो नहीं ले सकते। तो जीरो नहीं ले सकते तो जीरो के अलावा बाकी चॉइस आप यहाँ पे ले सकते हो। तो यहाँ पे 2 ले सकते हो, दोबारा 2 है, यहाँ पे 4 है, 5 है, 5 है। तो इसका मतलब आप 2 बार 2 है, 1 बार 4 है, 555, 555। तो आपके पास 6 चॉइस है,
लेकिन इनमें से एक आप सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे एक तो कम हो जाएगा, लेकिन यहाँ 0 की एंट्री और हो जाएगी, तो दोबारा 6 चॉइस रहेंगी। फिर अब यूज आते आते अगर इनमें से कोई डिजिट उसको काम में ले लो तो 5 बचेंगे, फिर 4 बचेंगे, फिर 3 बचेंगे, फिर 2, इस टाइप से आपके बचेंगे। तो आपकी कुल चॉइस कितनी होंगी? 6 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये चॉइस होंगी। लेकिन ये तब होती है जब कोई रिपीटेशन नहीं हो। अगर रिपीटेशन हो रहा है तो यहाँ पे 555 है। अगर 555 है तो हम क्या करेंगे, अगर कोई 3 बार रिपीट हो गया तो फैक्टोरियल 3 से डिवाइड कर देंगे, और 2 भी 2 बार रिपीट हो तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर देंगे। और अगर कोई एक बार है भाई मैं तो डिवाइड किससे करूँ, तो फैक्टोरियल 1 से भी डिवाइड कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस टाइप से आपको सोल्व करना है। तो फैक्टोरियल 3 कितना होता है? फैक्टोरियल 3 6 होता है। फैक्टोरियल 3 6 होता है, तो इससे ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करने पर आंसर हो जाएगा। तो 6 3 18, और 18 को 20 से गुणा करेंगे तो 18 दूनी 36, 360, अपना जो आंसर है वो 360 आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा करेक्ट। 10 से कितनी संख्या बन सकती है? बड़ी संख्या वो बनेगी 360। इसका दूसरा मेथड भी है, आप इसमें आप 7 से स्टार्ट करके इस कॉम्बिनेशन का यूज लेके उससे भी कर सकते हैं, वो आप होमवर्क है ट्राई कर सकते हो। ठीक है। अगला क्या है, एक कैनन बॉल has a range r on the horizontal plane, and if h and h dash be the greatest height in the two paths for which this is possible, then the value of r is। उन्होंने कहा है कि अगर आपने क्या किया, यहाँ से कोई कैनन बॉल यहाँ से तोप का गोला फेंकर यहाँ पहुंचा, एक आपने यहाँ से फेंका वो दोबारा यहाँ पहुंचा। इस केस में अगर हाइट है वो h है, और इस केस में जो मैक्सिमम हाइट है वो कितनी है? h डैश है। तो h h डैश और r, ये जो अपनी रेंज है, इनमें रिलेशन क्या होगा, ये हमसे पूछा गया। ठीक है, इसके अंदर रिलेशन पूछा है h के अंदर, h डैश के अंदर और r। तो r है वो क्या है? रेंज है। रेंज है उसका फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी, ये रेंज का। और ये जो रेंज है, आप अगर अल्फा लोगे एंगल, प्रोजेक्शन ऑफ एंगल प्रक्षेपण अल्फा लोगे तो भी इतना आएगा, और प्रोजेक्शन ऑफ एंगल आपका पाई बाय 2 माइनस अल्फा होगा तो भी यही रेंज आएगी। इसका मतलब अगर ये दोनों एंगल एक दूसरे के पूरक कोण है, ये दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो रेंज सेम रहेगी। तो आपको क्या करना है, एक बार तो अल्फा के लिए हाइट लिखनी है, अल्फा के लिए हाइट लिखनी है, और एक बार उसी हाइट को अल्फा की जगह पाई बाय 2 रिप्लेस करेंगे तो एच की जगह एच डैश आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हम क्या कर रहे हैं, एच लिख रहे हैं। एच मान लो कि उस टाइम हाइट है जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है? अल्फा है। ये जो कोण है ना इस पर से का हिसाब वो अल्फा, अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है इसका, तो उस केस में एच क्या है? दोनों ही केस में क्या है कि प्रक्षेप एक समान रहेगा। यहाँ पे उसको चेंज मत कर देना। तो यहाँ पे ये क्या होगा, एच बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g, इस टाइप से अपन लिख सकते हैं। लेकिन जब आप अल्फा को किससे रिप्लेस करोगे? पाई बाय 2 माइनस अल्फा से रिप्लेस करोगे तो एच किससे रिप्लेस हो जाएगा? एच डैश से। तो यू स्क्वायर साइन पाई बाय 2 माइनस अल्फा, और ये स्क्वायर यहाँ भी लिख सकते हो, इसका होल स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो जिसको कंफ्यूजन हो ऊपर होल स्क्वायर लिख देना, जिसको कंफ्यूजन नहीं है वो वैसे लिख देना। साइन पाई बाय 2 माइनस अल्फा कोस अल्फा होता है, तो कोस स्क्वायर अल्फा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो रिजल्ट है ये हो जाएगा यू स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g, ये एच डैश आ गया। ठीक है, अब हमें इन दोनों की हेल्प से और आर में रिलेशन लिखना है। तो ध्यान रखना आर में होता है साइन 2 अल्फा, साइन 2 अल्फा में साइन अल्फा कोस अल्फा मल्टीप्लाई में होते हैं, और साइन अल्फा और कोस अल्फा मल्टीप्लाई में होते हैं, तो मुझे भी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये साइन अल्फा और कोस अल्फा मल्टीप्लाई में आ जाए। तो मैं क्या करूंगा, एच इंटू एच डैश सोल्व करूंगा ताकि मुझे रिलेशन मिल जाए। तो एच इंटू एच डैश को सोल्व किया तो यहाँ पे क्या हो गया, यू स्क्वायर, यहाँ पे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। ठीक है, यहाँ दोबारा आपने मल्टीप्लाई किया तो यू स्क्वायर कोस स्क्वायर अपॉन 2g, इस टाइप से। तो इसको और सोल्व किया तो यू स्क्वायर, तो यू स्क्वायर से यू की पावर 4 हो जाएगा, या यू स्क्वायर अपॉन 2g का होल स्क्वायर लिख देते हैं, यू स्क्वायर अपॉन 2g का होल स्क्वायर रहेगा। ठीक है, और यहाँ जाएगा साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा का होल स्क्वायर, साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा स्क्वायर। इसको लिखा यू स्क्वायर अपॉन 2g का होल स्क्वायर, और इसको लिखा साइन 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2 साइन अल्फा कोस अल्फा, या साइन 2 अल्फा अपॉन 2 डायरेक्ट भी लिख सकते हो। आप पे डिपेंड है आपको कितना याद है, कितना आप यूज ले सकते हो। तो यू स्क्वायर अपॉन 2g का होल स्क्वायर लिख दिया, यहाँ इसको लिख दिया साइन स्क्वायर 2 अल्फा अपॉन 4, इस टाइप से लिख दिया। ये कितना हो गया, एच एच डैश हो गया। अब मुझे क्या करना है, रूट लेना है और इनका फॉर्मूले को रिजल्ट को लिखना है। तो पहले मैं रूट ले लेता हूँ, तो एच एच डैश, ठीक है, एच एच डैश बराबर अगर हम लिखेंगे तो मुझे आएगा, मुझे मिलेगा यू स्क्वायर अपॉन 2g, और मुझे यहाँ पे मिलेगा साइन 2 अल्फा अपॉन 2, दोनों तरफ रूट ले लिया। और अब आपको साइन 2 अल्फा का फॉर्मूला पता है,
साइन 12 क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 12 अपॉन जी होता है। तो ये रूट ले लिया, इस ये 4 बच गया, इसको उधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 इंटू एच डैश बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 12 अपॉन जी, इसको मैं लिख सकता हूँ आर। आर बराबर क्या मिल गया, आर बराबर मुझे मिल गया 4 इंटू रूट के अंदर एच इंटू एच डैश। इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। लेकिन मान लो आप एग्जाम में जा रहे हो, एग्जाम में जाने के बाद में अगर आपके पास टाइम नहीं है, तुक्का लगाना चाह रहे हो, तो देखो ये है डिस्टेंस और ये डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस और डिस्टेंस का स्क्वायर कभी इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है। ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस। अब आपका थोड़ा बहुत देखा हुआ है कि इस टाइप का फॉर्मूला कि इस डिस्टेंस का मान दोनों के सम के फॉर्म में या डिफरेंस के फॉर्म में नहीं ले सकता, तो ये दोनों भी कट कर दोगे, तो आपका आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सेकंड करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है द पोलर प्लेन ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ स्ट्रेट लाइन x माइनस 1/1 इक्वल्स टू y माइनस 2/3 इक्वल्स टू z माइनस 3/4 विद रिस्पेक्ट टू स्फीयर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर टू 8 पासेस थ्रू द अनदर लाइन, इक्वेशन ऑफ दैट द लाइन इज क्या है, ये अच्छा है। ये रेखा के सभी बिंदु, अगर सभी बिंदु देखने हैं तो इसका मतलब इसका जनरल पॉइंट लिखना पड़ेगा, जनरल पॉइंट लिखना पड़ेगा तो इसके बराबर के मानना पड़ेगा। के मानोगे तो जो सभी पॉइंट है वो क्या हो जाएंगे, जनरल पॉइंट है वो क्या होगा a+1। इसको इसके साथ सोल्व करोगे तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो x माइनस 1 बराबर क्या आएगा, और उससे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k+1 आ जाएगी, इस वैल्यू k+1 आ गई। सिमिलरली सेकंड पार्ट को जब k के साथ सोल्व करोगे तो 3k+2 आ जाएगा, और थर्ड पार्ट को सोल्व करोगे तो 4k+3 आ जाएगा। इस टाइप से हमने इसको सोल्व कर लिया, इसके सभी पॉइंट ले लिए, और इन पॉइंट्स के सापेक्ष आपको इसका क्या करना है, ध्रुवीय समतल लिखना है, पोलर प्लेन लिखना है। तो हम क्या कर रहे हैं, पोलर प्लेन लिखने हैं। तो पोलर प्लेन कैसे लिखोगे, पोलर प्लेन में क्या करते हैं, इस पॉइंट को एक्स स्क्वायर को इससे रिप्लेस करते हैं x(x1) से, एक्स स्क्वायर को x इंटू x1 की जगह हमारे पास k+1 है, वाई स्क्वायर को किससे रिप्लेस किया, y इंटू y1 यहाँ पे 3k+2 है, जो भी पॉइंट है उसमें y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, और z इंटू z कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कर देंगे 4k+3 इक्वल टू कितना दे रखा, 8 दे रखा, तो 8 लिख दिया। अब इसको सोल्व करना है, सोल्व करने पर जितने भी k की टर्म्स वो एक साथ लिख देंगे, तो इससे k आएगा, इससे k आएगा, इसको पहली टर्म से k आएगा, तो k तो कॉमन ले लिया, x प्लस 3y प्लस 8, ये z है, 8 नहीं है 4a, 4z और ये k कॉमन ले लिया, ठीक है। फिर आप बिना जो k की टर्म्स उनको अलग कर देंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 8 इक्वल टू 0। इस टाइप से हमने इसको लिख दिया। इस टाइप से हमने जब इसको लिख दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, ये पहली प्लेन है, ये दूसरी प्लेन है, और दो प्लेन को जब भी एक साथ लिखते हैं, अगर कोई कहे कि ये प्लेन और दूसरा प्लेन है P2 इक्वल टू 0, और कहे इनसे गुजरने वाली पासेस लाइन क्या होगी, तो आप कहोगे P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0। इस हिसाब से इन दोनों से प्लेन से पास होने वाली लाइन को आप इस टाइप से लिख सकते हैं, ठीक है। या दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या है, इन दोनों को अलग करके आप एसिमेट्रिक फॉर्म में लिख सकते हो, वो आप पे डिपेंड है कि आप कैसे लिखना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ हम क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो इक्वेशन है एल प्लेन फर्स्ट है, ये इक्वेशन प्लेन सेकंड है। इन दोनों प्लेन को इक्वेशन को जब दो प्लेन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, दो प्लेन को एक साथ लिखते हैं, तो वो जो प्लेन है ना, इस टाइप से न करके ज्यादा ये न बता के इस टाइप से न कर, ये ज्यादा ठीक है। ये दो प्लेन है, इस टाइप से तो लिख रखा है, ये जो दो प्लेन है इनको अगर एक साथ लिखते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। इसको और इसको अलग जीरो कर देंगे, इसको जीरो करें तो x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 0, x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 0, x प्लस 3y 4z इक्वल टू 0, ये जीरो नहीं है, x प्लस 3y 4z 0, ठीक है, x प्लस 3y 4z 0। दूसरा है x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 8, x प्लस 2 इक्वल टू 8 कर सकते हो, तो x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 8, ये करेक्ट हो गया, ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट कैसे कर सकते हो, डायरेक्ट करने के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, इसको x से मल्टीप्लाई करना है, इसको y से मल्टीप्लाई करना है, इसको z से मल्टीप्लाई करना है, x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 0 आ जाएगा। और क्या करना है, और आपको क्या करना है, इस इक्वेशन में आपको क्या करना है, 1 2 3 की हेल्प से आपको एक लिखना है इक्वेशन, वो इससे, तो सिर्फ आप एक पर्टिकुलर पॉइंट 1 2 3 लेके आप ये वाली इक्वेशन लिख सकते हो, इसके डायरेक्शन रेशियो यूज लेके दूसरी इक्वेशन लिख सकते हो, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, लेकिन प्रॉपर मेथड है ना वो ये रहेगा, ठीक है। और आप पे डिपेंड है कि आपको कितना याद रहता है नहीं रहता। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।